अ, मित्रों अभी तक अब आज हमें मातृभूमि के मान एकांकी का अ, पृष्ठ संख्या 36 यानी 36वां पेज नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हुई घटनाओं का एक छोटा-सा कह सकते हैं कि आपको पुनरावर्तन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले कि हाड़ा और सिसोदिया वंश चित्तौड़ के महाराणा लाखा सिसोदिया वंश के हैं और बूंदी के राव हेमू हाड़ा वंश के हैं। अभय सिंह मेवाड़ के सेनापति हैं, गए उन्होंने बूंदी वालों से कहा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते और इस बात पर महाराणा लाखा को बड़ा दुख हुआ, आक्रमण किया नीमरा के मैदान में। अ, अंत में महाराणा लाखा को जान बचा करके वहाँ मैदान से भागना पड़ा। फिर उसके बाद अब इस कलंक से, इस अ, बदनामी से बचने के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं बूंदी के किले में ससैन्य प्रवेश नहीं कर लेता, उसे तहस नहीं नहीं कर देता, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। अब ये सारी बातें सुनकर चारणी आती है, वो भी उन्हें समझाती है तरह-तरह की बातें कि भाई बूंदी को उसकी शरारत का दंड ज़रूर मिलेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। तो महाराणा की प्रतिज्ञा भी पूरी होनी चाहिए। तो लोगों ने ये सुझाव दिया कि ऐसा है, उन दोनों ने ये सुझाव दिया कि बूंदी का नकली दुर्ग बनाया जाए और उसमें छूछे वार करके ऐसे खाली आक्रमण करके अपने कुछ सैनिक खड़े कर देंगे, थोड़ा युद्ध की वास्तविकता आ जाएगी और आप उसको घंटे 2 घंटे में खेल करके उसे तहस-नहस कर दीजिएगा। और इधर बूंदी का एक रेजिमेंट है हाड़ाओं का, मेवाड़ के राजा के यहाँ, तो वो लोग जब ये सुनते हैं तो बूंदी के नाम पर उन्हें बड़ा अपमानित महसूस होता है कि ये इस अपमान का खेल नहीं होने देंगे। तो उसके बाद बस वीर सिंह है उनका नेतृत्व करता है और अब उसके बाद देखें कि क्या होता है, यही होना है क्योंकि वो जो युद्ध इन्हें 1 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, वो युद्ध सुबह से शाम हो गई है। हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है और अभी तक युद्ध चल ही रहा है। तो अब यहाँ पर पृष्ठ संख्या 36 यानी पेज नंबर 36 में महाराणा के डायलॉग से शुरू करते हैं क्योंकि अ, इन्होंने बताया कि हाड़ा गिनती में थोड़े हैं, लेकिन इन्होंने दीवारों की आड़ में बहुत एप्रोप्रिएट प्लेसेस खोज करके वहाँ पर स्थान बना लिया है और गोली और तीर वहाँ से बरसा रहे हैं और उनके इन प्रहारों से हमारी सेना एकदम भौचक्की यानी आश्चर्यचकित रह गई है। और लेकिन ज़्यादा देर तक ये युद्ध नहीं चल पाएगा क्योंकि उनकी युद्ध सामग्री यानी आर्म्स और एम्यूनिशन उनके खत्म हो गए हैं और युद्ध खत्म हो जाएगा। आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं महाराणा। यह भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता, तो मुझे जरा भी संतोष न होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती। अभय सिंह, मैंने भी जब दुर्ग से अग्निवर्षा होती देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ और कुछ क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार न उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले ले, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। महाराणा, निश्चय ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। यह मैं जानता हूं कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी।
वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है। अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह मां जिसने ऐसे पुत्र, वीर पुत्र को जन्म दिया है। धन्य है वह भूमि जहां पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। जोर का धमाका और प्रकाश होता है। महाराणा, अरे देखो अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजयश्री प्राप्त कर सके। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहां ले आओ। महाराणा, आज आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दंभ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। चारणी का प्रवेश। महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुंदुभी बज रही है। चारणी, महाराणा कहते हैं, चारणी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? न जाने किस बुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूं, ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। तो अब देखिए, महाराणा के ये पृष्ठ संख्या 36 और 37 यानी पेज नंबर 36 और 37 में इन्होंने कहा कि जब वीर सिंह को लड़ते हुए देखा तो कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे खेल में, हमारे बूंदी को मिटाने के इस खेल में थोड़ी वास्तविकता तो आ गई। वास्तविकता माने सच्चाई। वास्तविकता यानी सच्चाई, कुछ सच्चाई आ गई। फिर इसके बाद कहते हैं कि यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए, पराक्रम यानी बहादुरी, अगर मैं कोई बहादुरी नहीं दिखाता, हम लोग कोई बहादुरी नहीं दिखाते, कोई पराक्रम नहीं दिखाते और युद्ध जीत लेते, तो वो आनंद ना आता। लेकिन इसमें मुझे जरा भी संतोष ना होता, थोड़ा भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वो कहते हैं कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती है। अब युद्ध में वीर सिंह लड़ रहा है और राजपूतों की हालत ये है कि जब वो मर जाएंगे लेकिन रणभूमि से हटेंगे नहीं, इस तरह का भाव पहले के जमाने में हुआ करता था। तो ये कहते हैं कि अब इसका मतलब वीर सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अब मैं इसकी रक्षा कैसे करूं, उसके प्राण कैसे बचाऊं? तो अभय सिंह बताते हैं कि मैंने भी जब दुर्ग से अग्निवर्षा, अग्निवर्षा शब्द का मतलब आप समझेंगे आग की बारिश, अग्निवर्षा। तो अग्निवर्षा यहां इसलिए कहा गया है कि वहां पर से बारूद, गोलियों की बौछार, बारूद और तीर ये सब चल रहे थे। तो आग आग बरसा रहे थे वो लोग, मानो मानो आग आग की बारिश। तो वो जैसे आग बरसा रहे हों। तो वो कहते हैं कि फिर मैंने क्या किया कि सफेद झंडा फहराया। तो सफेद झंडा होता है शांति का प्रतीक, कि थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, युद्ध नहीं होगा। तो आज की तरह नहीं है, पहले के जमाने में युद्धों में नियम, कायदा, कानून होता था। सूर्यास्त के बाद दोनों शिविर में अलग अलग तरह से लोग अलग अलग नियम का पालन किया करते थे पहले के जमाने के युद्ध में। तो कहते हैं कि गए ये दुर्ग में, अभय सिंह कहते हैं मैं दुर्ग में गया और कहा कि तुम बहुत साहस का काम कर रहे हो। साहस के लिए उसकी प्रशंसा की, प्रशंसा माने उसकी बड़ाई की, प्रशंसा यानी उसकी बड़ाई करना, एप्रिशिएट करना। फिर उसके बाद कहते हैं कि
और साथ ही उनसे ये अनुरोध किया। अनुरोध शब्द का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की कि एक काम करिए, आप व्यर्थ में अपने प्राणों को मत गवाइए। अनुरोध माने रिक्वेस्ट। जहां एक तरफ से बड़ी बड़ी सेना है, निवेदन, जहां एक तरफ बड़ी सेना है और आप एक छोटा सा रेजिमेंट है और आप लड़ाई कर रहे हैं, तो ये तो गारंटीड है, ये तो एकदम तय है, सुनिश्चित है कि आपकी हार होगी। तो आप व्यर्थ में, व्यर्थ प्रयास में, व्यर्थ यानी बेकार, बिना जरूरत के, व्यर्थ यानी बेकार कोई ऐसा प्रयास कर रहे हो जिसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, अपने प्राण मत खो। महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध, विरुद्ध यानी उनके खिलाफ, विरुद्ध यानी उनके खिलाफ, यानी अगेंस्ट, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट तुम्हें अपने प्राण नहीं खोने हैं। लेकिन उसका उत्तर दिया वीर सिंह ने कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, चैलेंज किया है। चुनौती यानी चैलेंज। यानी चैलेंज किया है, कि चैलेंज दिया है और हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। मजबूर को आप विवश भी कहते हो। हम विवश हैं, हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है, हमें उनकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और यदि हमारे प्राण महाराणा लेना चाहे तो बड़ी आसानी से ले लें, खुशी से ले लें। लेकिन हम इतने कायर, कायर शब्द देख लीजिए, कायर यानी होता है कावर्ड, जिसको आप हिंदी में कहते हो जो डरपोक हो, डरपोक। तो कहते हैं हम लोग इतने डरने वाले नहीं हैं। और निष्प्राण यानी हमारे अंदर ऐसा भी नहीं है कि हम बिना प्राणों के हैं, हमारे अंदर प्राण है, हमारे अंदर अभिमान, मान है। तो ये मान सम्मान जो है वही उसका प्राण है। तो हम बिना प्राण के नहीं है, प्राण रहित, हम लोग प्राण रहित नहीं है। हमारे अंदर भी प्राण है, हमारे अंदर भी सोच है। तो कहते हैं हम अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखें? नहीं। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा जीवित है, मेवाड़ पर, बूंदी पर, बूंदी के किले पर, नकली बूंदी के किले पर भी बूंदी की ही पताका, पताका यानी झंडा, हमने पिछली कक्षा में भी आपको बताया है, पताका यानी झंडा, बूंदी का झंडा ही फहराएगा। तो महाराणा कहते हैं कि ये जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। आदर भाव यानी रिस्पेक्ट, जो इन लोगों का जो रिस्पेक्ट प्रकट कर रहे हैं, जो रिस्पेक्ट की फीलिंग है, वो जो मदरलैंड को लेकर के रिस्पेक्ट की फीलिंग है, वो बहुत सराहनीय यानी अप्रिशिएट करने वाली है, जिसको अप्रिशिएबल है। सराहनीय यानी प्रशंसनीय, या अंग्रेजी में आप जानते हैं अप्रिशिएशन करने के योग्य है। तो कहते हैं लेकिन इन लोगों की प्राण रक्षा करने का कोई उपाय ही नहीं है, और इतनी बहुमूल्य, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप स्पष्ट रूप में वो व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा से अब तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसकी कीमत क्या दे रहे हैं? बहुमूल्य यानी प्राइसलेस, यानी बहुत कीमती। प्राइसलेस कैसे लिखा जाएगा आप लोग सोच लीजिएगा। प्राइसलेस यानी कीमती, बहुत अमूल्य प्राण लेकर के, बहुत कीमती प्राण लेना पड़ेगा मुझे, ये तो बहुत अब मुझे तकलीफ होगी। तो कहते हैं, और फिर वीर सिंह के बारे में कहते हैं कि देखो दुर्ग की दरार में खड़ा हुआ है। दरार माने जो क्रैक होता है दुर्ग की दीवारों के बीच में, दीवारों के बीच में दरार यानी क्रैक, उन क्रैक में से खड़ा होकर के कितनी फुर्ती से, फुर्ती का मतलब होता है कितनी बहुत एक्टिवली, फुर्ती से माने बहुत एक्टिवली, अब मैं यहाँ तो आ नहीं रहा है ये, कितने एक्टिवली, ये 36 में आप लिख लीजिए 36 का, फिर 37 का हम आपको अगले में लिखवाते हैं। सर मुझे लगता है बहुमूल्य का मतलब वैल्यूबल, प्राइसलेस नहीं है सर। प्राइसलेस शब्द गलत है अंग्रेजी का। कीमती माने अमूल्य, जिसकी कीमत ना लगाई जा सके, जिस चीज की आप कीमत ना लगा सके उसे कहते हैं
बहुमूल्य, अमूल्य, जैसे कहते हैं माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो हम उसकी ये तुमने क्या कहा, जिसको वैल्यू ही नहीं कर सकते हो, बहुत बहुत प्राइस, वो बहुमूल्य मतलब अमूल्य, ठीक है सर। जिसका कोई मूल्य ही ना हो, वो उसको आप कीमत उसकी लगा ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ तक आप देखिए, फिर उसके बाद हम दरार भी सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद। हाँ मित्र। दरार का भी बाधा होएगा ना? नहीं नहीं, दरार का मतलब होता है जैसे इंसानों के बीच में दरार पड़ जाए, माने गैप। गैप तो कहते हैं जो स्ट्रक्चर है फोर्ट का, उसमें जो गैप है, उस गैप में वो खड़ा होकर के वहां से चित्तौड़ के सैनिकों का सामना कर रहा है। ठीक है ना? तो अभी आप ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसे पॉज करता हूँ, फिर आगे बाकी का पढ़ते हैं। तो ये 4-5 शब्द मैं यहाँ से मिटा करके यहाँ पर नए शब्द लिखता हूँ, क्योंकि उस संवाद में से सिर्फ थोड़ा ही बाकी है, तो इससे वो संवाद पूरा हो जाएगा, फिर हम नए संवाद से एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। तो इसमें है देखेंगे कि बड़ी फुर्ती शब्द आया था और जगह ना होने के कारण मैंने नहीं लिखा। तो फुर्ती माने बहुत तेजी से भी कह सकते हो, बहुत एक्टिवली या एजिलिटी के साथ उन्होंने कहा, अभी एजिलिटी की स्पेलिंग नहीं मालूम है तो कहेंगे हम बहुत तेजी से। हाँ, तेजी से बाण वर्षा कर रहा है, अकेला ही हमारे सैनिकों की, सैकड़ों सैनिकों की टोली। टोली शब्द का मतलब होता है ग्रुप, दल, समूह। तो ग्रुप को रोके हुए है, हमारे बहुत सारे सैनिकों को रोके हुए है। और कहते हैं धन्य है ऐसे वीर। धन्य हो है मतलब बहुत भाग्यवान है, लकी है वो लोग, लकी है ये वीर, बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं। और धन्य है वह माँ भी बहुत लकी है जिसने ऐसे वीर पुत्र को, ऐसे ब्रेव सन को जन्म दिया है। धन्य है वह भूमि, और वह भूमि भी बहुत लकी है। भूमि माने वह धरती भी, वह जमीन भी लकी है जहां पर ऐसे शेरों के समान वीर, भूमि माने लैंड, वह भी लकी है जहां पर शेरों के समान ऐसे शेर पैदा होते हैं। यहाँ बहादुरी में उन्होंने कहा कि ऐसे सिंह यानी शेर पैदा होते हैं। तो ये पैराग्राफ यहाँ पर, पैदा होना यानी दे टेक बर्थ, वो जहाँ उनको जन्म मिलता है। तो ठीक है, अब इतना लिख लीजिए, तो फिर अगले संवाद से हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे। पृष्ठ संख्या 37 में ही महाराणा के डायलॉग से, उनके संवाद से। देखो, अरे देखो अभय सिंह, गोले के वार से यानी आक्रमण से। तो गोले के, गोला किसको, गोले का मतलब क्या है, गोला का मतलब बॉम्ब है। तो गोला यानी गोले के वार से, गोला यहाँ पर बॉम्ब है, उसके वार से, उसके आक्रमण से वीर सिंह के प्राण पखेरु। प्राण तो आप जानते ही हैं, और पखेरु, पखेरु माने होता है पंक्षी। और जब हिंदी साहित्य में आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगहों पर प्राण को पंछी माना गया है। तो कहते हैं कि देखो, जैसे ही गोला उसके ऊपर पड़ा, उसके प्राण उड़ गए, निकल गए। बूंदी के मतवाले सिपाही, मतवाले सिपाही माने जिसके मन में जो एकदम, मतवाला, मतवाला शब्द का मतलब ये कहेंगे कि जो किसी धुन में एकदम मदमस्त हो, उसमें एकदम किसी धुन में डूबा हो। तो कहते हैं तो ये लोग किस मत में डूबे हुए थे, जैसे कहते हैं शराब पी करके लोग मतवाले हो जाते हैं, उसके नशे में डूब जाते हैं। तो ये भी मतवाले हैं, इनके अंदर मातृभूमि का नशा है। तो ये कहते हैं कि मद में डूबना, नशे में डूबना। तो इनको कौन सा नशा है, इनको नशा है मातृभूमि की रक्षा करने का। सिपाही सदा के लिए सो गए, सदा के लिए सो गए माने मर गए। अब हम विजयश्री प्राप्त कर सके हैं, विजयश्री यानी जीत। अब हमें जीत मिली है। तो कहते हैं जाओ, मेवाड़ की पताका फहराओ दुर्ग पर, किले पर, और वीर सिंह के शव को,
शव शब्द पहली बार आया है तो शव का मतलब होता है डेड बॉडी यानी लाश। सर तो ये किसके शव के बारे में बात हो रही है? वीर सिंह के शव के बारे में कि अभी उसको गोला लगा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मर गया और हमें जीत मिल गई। तो अब जाओ मेवाड़ का झंडा उस नकली बूंदी के किले पर फहरा दो और जो वीर सिंह मर गया अभी वीर गति को प्राप्त हुआ, वीर गति यानी मार्टियर हुआ, जो शहीद हुआ अभी, उसके शव को आदर के साथ विथ रिस्पेक्ट, आदर यानी रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट के साथ यहाँ ले आओ, रिस्पेक्ट के साथ उसकी डेड बॉडी को ले आओ जो अभी शहीद हुआ युद्ध में। तो महाराणा कहते हैं, अभय सिंह चले जाते हैं ये सब करने के लिए। महाराणा कहते हैं कि देखिए ये संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपको परीक्षा में भी, कि आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। माने देखिए कितना विरोधाभास है, विजय भी हुई है और पराजय भी हुई है। विजय का मतलब जीत और पराजय का मतलब हार। तो कहते हैं कि इस जीत में भी कितनी बड़ी हार हुई है मेरी। क्यों? क्योंकि व्यर्थ के दंभ ने, घमंड ने, व्यर्थ के घमंड ने, वो प्राउड जो मुझे था, घमंड ने, घमंड की वजह से कितने निर्दोष प्राणों की बलि ली हमने। निर्दोष माने जिनका कोई दोष ही नहीं था, उनका कोई दोष नहीं था, वीर सिंह ने कुछ नहीं किया था और उसके साथ जो सैनिक थे उन्होंने भी महाराणा का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो बस केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे। तो कितने निर्दोष प्राणों की बलि ली। निर्दोष माने जिनका कोई दोष ही ना हो, इनोसेंट माने। और वो नीचे का दिख नहीं रहा। कौन? निर्दोष वाला? नहीं अब हाँ निर्दोष वही। तो हाँ, तो निर्दोष माने जिसकी कोई गलती ही ना हो, बिना दोष का, कहते हैं जिसका बिना गलती का, इनोसेंट लोगों का, बिना गलती किए वाले लोगों का, इनकी कोई गलती नहीं थी, बिना गलती किए, बिना अपराध किए वाले लोग, बिना इनोसेंट लोगों का, बिना गलती किए लोगों का वध करना पड़ा, बलि लेनी पड़ी। बलि ले ली मतलब इनको सैक्रिफाइस करवाया हमने। तो कहते हैं अब चारणी कहती है, महाराणा, तब चारणी आती है और वो कहती है अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। यहाँ पर आत्मा को शांति मिलना, वो महाराणा से ये कहना चाहती है कि आपको अब तो सेटिस्फैक्शन हो गया कि आपने इतने निर्दोष लोगों को मार दिया, नाउ यू आर सेटिस्फाइड। सो अभी ये होता है, इसका मतलब आपको अब तो, अभी ये कहेंगे जैसे योर सोल इज नाउ इन पीस, तो ऐसा नहीं, अभी आपको ऐसी अभी सेटिस्फैक्शन मिला, आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया। आपके सिर पर जो कलंक का टीका यानी बदनामी का जो दाग था, यानी आपकी बदनामी का जो दाग था, जो आप डर रहे थे कि युद्ध से भाग गए हैं, बदनामी का धब्बा, टीका यानी धब्बा, वैसे टीका का मतलब होता है जो माथे पर लगाते हैं, तो कहते हैं बदनामी का धब्बा अब तो आपका खत्म हो गया होगा, अब तो सही हो गया, आपने धो लिया उसे। और कहते हैं देख लीजिए अब नकली दुर्ग पर, बूंदी के नकली दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं, विजय का झंडा लहरा रहे हैं। फहराना माने, फहराना माने आप कहते हैं ना, हो क्या कहते हैं, फ्लैग होस्टिंग क्या होता है? HOASTING, यही होता है ना, फ्लैग होस्टिंग, जो आप रिपब्लिक डे और इस पर करते हैं, इंडिपेंडेंस डे पर। हाँ सर, होस्टिंग। हाँ, तो कहते हैं देखिए वो फहरा रहे हैं, और देखिए और सुन भी लीजिए, आप देख भी रहे हैं कि झंडा फहराया जा रहा है, आप जीत चुके हैं, और ये भी सुनिए कि मेवाड़ की सेना में अब विजय दुंदुभी बज रही है। दुंदुभी माने बाजे जो आप यूज करते हैं, जब आप देखते हैं पुरानी
आपने युद्ध के समय के किसी सीरियल को इनको देखा है तो अलग अलग वाद्य बजाए जाते हैं, जिसको आप कहते हैं नगाड़ा और तुरही। ये सब तुरही भी होता है जो बड़ा सा पाइप जैसा होता है, युद्ध में बजता है। तो कहते हैं जीत के बाजे बज रहे हैं, जीतने के बाद जो बाजे बजाए जाते हैं वो सब बज रहे हैं, अब तो आप खुश हैं। तब महाराणा कहते हैं, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो। महाराणा कहते हैं कि मैं पश्चाताप से विकल प्राण है। उनके प्राण कैसे हैं? पश्चाताप में हैं। पश्चाताप का मतलब होता है कि अब मैं पछता रहा हूं, पछताना। वो कहते हैं कि हम पछता रहे हैं अब। और विकल माने दुखी, विकल यानी व्याकुल, विकल यानी व्याकुल। पछतावे से मेरे प्राण व्याकुल हैं और उनको तुम और दुखी कर रही हो। अरे ऐसे बोलो मत सरकास्टिक। क्यों? क्योंकि न जाने किस बुरी सायत में, किस बुरे समय में, सायत माने समय या मुहूर्त कह दो आप, स्पेशल मुहूर्त। गृह प्रवेश की सायत होती है, शादी की सायत होती है, तो ऐसे समय यानी मुहूर्त, मुहूर्त। तो कहते हैं किस बुरे मुहूर्त में मैंने प्रतिज्ञा ली और बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया। अधीन करने का मतलब अब जीतने का, जीतने का निश्चय किया। अब ये कहते हैं, इसके साथ ही साथ कहते हैं कि वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए। वीर सिंह इतना वीर है, उसकी वीरता से मुझे ऐसा लगा कि अब मैं समझ गया। क्या समझ गया? इनकी आंखों से कह रहे हैं, मेरी आंखों से पर्दा हट गया। मेरी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, पर्दा शब्द का मतलब आप जानते हैं, कर्टन, यानी मेरी आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ था वो हट गया। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चला। क्या पता चला उन्हें जानते हैं आप? कि ऐसी वीर जाति को अधीन करने की, जीतने की अभिलाषा करना, इच्छा करना। अभिलाषा यानी इच्छा, जीत जाऊं ऐसी इच्छा अगर किसी ने कर ली, केवल ये सोच लिया कि मैं ऐसी वीर जाति को, बूंदी के हाड़ाओं को जीत जाऊंगा, अगर मैं सिर्फ ऐसी इच्छा कर लेता हूं तो वो एकदम पागलपन है। मतलब ये पागलों वाली बात है कि मैं हवा को रोक लूंगा, मैं सूरज की रोशनी को रोक लूंगा या किसी बड़ी शक्ति को रोक लूंगा। ठीक वैसा ही पागलपन है हाड़ाओं को हराना और उनको अपने अधीन करने की इच्छा करना। ठीक है, तो अभी यहां तक आपने देख लिया। पेज नंबर 37 आपका खत्म हो गया। लिख लीजिए, फिर 38 शुरू करेंगे। पृष्ठ संख्या 38 अब शुरू करने जा रहे हैं। पेज नंबर 38, 38, चारणी। तो क्या महाराणा अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? चारणी ये कहना चाहती है कि बूंदी के खिलाफ जो मन में आपके भाव बना हुआ है कि बूंदी ने धृष्टता की है हमें हरा के, ये जो दुश्मनी का भाव है आपका, वो कब समाप्त हो? क्या इतने बड़े आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा मूल्य हमने दिया इस जीत का, इस प्रतिज्ञा का, तो क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा है जिससे हम मेवाड़ और बूंदी का हृदय मिला दें, दोनों एक हो जाएं? वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा शव के पास बैठते हुए चारणी इस शहीद के चरणों के पास बैठकर, मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं। बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग है ये, ध्यान रखिएगा। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं, किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? यहां पर ध्यान दीजिए, घटना शब्द का प्रयोग नहीं किया, दुर्घटना शब्द का प्रयोग किया। राव हेमू का प्रवेश। क्या नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा, सब देश, जात और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर न उठनी चाहिए।
बूंदी के हाड़ा सुख दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं। वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। यहाँ पर देखिए, जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। ये पूरा फ्रेज आप, ये पूरा उद्धरण आप दे सकते हैं शीर्षक को लेकर के। जब शीर्षक के बारे में बात हो तो आप बता सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं। महाराणा, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं। पटाक्षेप यानी पर्दा गिर जाता है। तो चलिए, इस पृष्ठ में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द आया पहला, कि जैसे मैंने अभी आपको शुरू में ही बता दिया कि मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का यानी दुश्मनी खत्म करने का। तो ये हृदय मिलाना शब्द आप समझ लीजिए, हृदय मिलाना, मिलाना यानी दुश्मनी खत्म करना। इसका तो ये कहते हैं कि अब तो इतना बड़ा आपने कह दिया कि आपने इतनी बड़ी कीमत इस जीत की चुका दी है, तो क्या बूंदी और चित्तौड़ की जो दुश्मनी है वो दुश्मनी खत्म हो जाएगी? इसका कोई रास्ता है? और तब तक वीर सिंह के शव को लेकर के अभय सिंह आ जाते हैं और शव के पास बैठ करके कहते हैं, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर। तो शहीद शब्द को आप अंग्रेजी में मार्टियर होना कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं इस शहीद के शव को, बलिदान वीर गति प्राप्त करे जो, उसे कहते हैं वो शहीद है। तो कहते हैं ऐसे वीर गति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के शव के पास बैठ करके वो कहते हैं, मैं अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं। अपराध, देखिए यहां पर भी बड़ा अच्छा शब्द बनेगा। अपराध उन्होंने क्या किया? कौन सा क्राइम किया? क्राइम ये किया कि अपने घमंड में आकर के इतने निर्दोष लोगों की बलि दी। अपने घमंड में आकर के उन्होंने इन लोगों को इतना, अरे बाप रे, समय बहुत हो गया, बस 1 मिनट और लेता हूं। राव हेमू कहते हैं कि तब तक राव हेमू आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। राजपूतों में कोई राजा महाराजा नहीं होता, सब वंश की मान मर्यादा के लिए, अपने डायनेस्टी को, अपने वंश को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। तो कहते हैं कि हम सब सिर्फ एक सैनिक हैं और हम हमेशा सुख दुख में सिसोदियों के साथ रहे। हम सब अग्नि के पुत्र हैं। हम एक दूसरे से पृथक कैसे हो सकते हैं? पृथक यानी अलग। हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हम एक जैसे ही हैं। और आपने वंश के लिए लिखा नहीं। वंश का, हाँ, वंश का मतलब डायनास्टीज को क्या बोलते हैं? अब अंग्रेजी सही कर लेना तुम लोग, समय कम है ना अभी। तो कहते हैं कि वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। और इसके बाद महाराणा कहते हैं, निश्चय ही हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा यानी इमॉर्टल, जो कभी मरे ना, उसे कहते हैं अमर आत्मा। तो कहते हैं अमर आत्मा के सामने अपना मस्तक झुकाएं, अपना सिर झुकाएं। मस्तक यानी सिर झुकाएं, उसे रिस्पेक्ट दें। और इसके साथ ही ये एकांकी खत्म हो जाती है। अब अगली कक्षा में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अंशों को लेकर के उससे जुड़ी हुई बातचीत करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डायलॉग हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। आज बहुत देर हो गई, मैंने ध्यान भी नहीं दिया और आप लोगों ने भी हमें बताया नहीं। चलिए ठीक है मित्र, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।